Morning everyone. Welcome to the video lecture program of ABC College of Education. Myself AK Jha, Assistant Professor, ABC College of Education, नेवरा पटना। आज हम स्टैटिक्स के अगले श्रृंखला में सोर्सेस ऑफ डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सोर्सेस ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सोर्सेस से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ डेटा। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेटा क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो डेटा को परिभाषित करने के लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि जो भी हम रिसर्च करते हैं या जो भी सर्वे करते हैं तो इसमें हम किसी न किसी सोर्स से आंकड़े इकट्ठा करते हैं जिसको इंग्लिश में डेटा कहा जाता है। तो ये डेटा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी डेटा के आधार पे हम कई सारे तथ्यों को जान पाते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स, यानी कि प्राइमरी सोर्स से प्राप्त किया गया डेटा प्राइमरी डेटा कहलाएगा, और इसी तरह दूसरा है सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त किया गया डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। आइए प्राइमरी सोर्स के बारे में जानते हैं। यदि कोई शोधकर्ता अपने डेटा के लिए खुद काम करता है और खुद ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से या पॉपुलेशन से डेटा लेके आता है तो यह जो सोर्स कहलाएगा या इस प्रकार का जो डेटा कलेक्शन कहलाएगा वो प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत कहा जाएगा, या इस प्रकार जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डेटा के अंतर्गत रखा जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हम पटना में छोटे बच्चों के लिए उनके मदर फादर से जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है उसको लेके एक इंटरव्यू करते हैं और हम उन्हें 1 से लेके 10 तक का स्कोर देते हैं। तो इस प्रकार हम पर्सनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे और हर एक पेरेंट के पास जाने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार से हमारे पास जो डेटा आएगा वो चूँकि हमने खुद से अरेंज किया है और ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने प्राइमरी स्तर से जाके कलेक्ट किया है, तो ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा नाम देते हैं। इसी प्रकार एक और प्रोसेस है जिसके तहत हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये बहुत पॉपुलर भी है। क्वेश्चनायर एक पद्धति होती है जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नावली। सपोज करते हैं कि आपने 10, 20, 50 प्रश्नों या 100 प्रश्नों की एक सूची बनाई और इस प्रश्नों की सूची को आप किसी विशेष व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को आप भेजते हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए हम अपने बिहार राज्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए किसी प्रकार के प्रश्नावली को तैयार कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए एक शोध को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन में कौन आ गए? तो आ गए हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन में सेवानिवृत्त शिक्षक। अब हमें हर एक सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रश्नावली भेजनी है, तो इसके लिए हम दो माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम डाक द्वारा प्रश्नावली भेज सकते हैं या फिर हम ईमेल के थ्रू प्रश्नावली भेज सकते हैं, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं या उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप प्रश्नावली को सही सही भर के, खुद से भर के मुझे वापस भेज देंगे। इसमें कई बार कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं। जैसे दो तरह की त्रुटियां होती है। एक तो कई बार आधा अधूरा प्रश्नावली वापस आता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नावली लोग खुद न भर के दूसरे से भरवा देते हैं, और कई बार उत्तर में घोलमोल उत्तर दे दिया जाता है, यानी कि वो हमारे मानक उत्तर से काफ़ी पीछे होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ईमेल से प्रश्नावली भेजते हैं, और कई बार हम प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली बना के उनको भेजा जाता है अपने टारगेटेड ऑडियंस को, ताकि, और ये कोशिश की जाती है, गुजारिश की जाती है कि प्रश्नावली हर हाल में वापस करी जाए। तीसरा मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यदि किसी सोर्स के थ्रू, मान लेते हैं गवर्नमेंट कई बार सर्वे कराती है प्राइमरी डेटा के लिए, जैसे अगर हम सेंसस करते हैं, जनसंख्या गणना जो होती है, जनगणना, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक सोर्स के रूप में। इसी तरह कई बार हम सर्वे करते हैं, कंपनियां सर्वे करती हैं कि उनके प्रोडक्ट किस हद तक कामयाब हो रहे हैं या मार्केट पे पकड़ बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सर्वे के अंतर्गत आती हैं।
यदि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके थ्रू से जेन्युइन डेटा कैलकुलेट करते हैं या कलेक्ट करते हैं तो ये भी प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है। मान लीजिए हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो डेटा आता है तो उसे भी हम प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत रखेंगे। आइए अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत। सेकेंडरी सोर्स का जो डेटा होता है वो पहले किसी न किसी सोर्स के द्वारा बनाया जा चुका होता है या कलेक्ट किया जा चुका होता है। अब इन्हीं डेटा को अगर कोई शोधार्थी या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर उन्हीं सोर्स से डायरेक्ट उठा के, यानी कि ग्राउंड लेवल से काम न करके डायरेक्ट जो कभी काम किया गया है उस डेटा को लेके उसी डेटा को अगर हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं तो ये सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आने वाला डेटा कहलाता है और ऐसा डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भारत सरकार हर 10 साल में सेंसस करवाती है, जनगणना कराती है। तो एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक इंस्टीट्यूशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से जनगणना कराए, बट सरकार ऐसा कराती है। तो हम सरकार के जनगणना वाले वेबसाइट से, सेंसस वाले वेबसाइट से अपने काम के लिए अगर डेटा का उपयोग कर लेते हैं तो ये सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। याद रहे, सेकेंडरी डेटा किसी के लिए प्राइमरी डेटा होता है और किसी के लिए सेकेंडरी डेटा। डेटा वही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस डेटा का प्रयोग करती है तो वो उनके लिए प्राइमरी डेटा है क्योंकि उन्होंने ही उसे कलेक्ट कराया है। लेकिन चूँकि मैंने उसे कलेक्ट नहीं कराया है और मैं अगर उसका प्रयोग कर लेता हूँ तो ये डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो पहले किसी मद में काम किया जा चुका है और उसका प्रयोग अगर हम अपने संदर्भ में या शोधार्थी अपने संदर्भ में करता है तो ये सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आता है। आइए कुछ हम पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी डेटा के कुछ सोर्सेस हैं। मान लेते हैं कई सारे जर्नल्स आते हैं, उसमें जो डेटा दिया जाता है अगर हम उस डेटा का प्रयोग कर लेते हैं तो ये सेकेंडरी डेटा होगा। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अंतर्गत जो डेटा उनके साइट से मिलती है या उनके गजट से मिलता है तो ये सारे डेटा भी सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट पे कई सारे माध्यम से कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सर्वे कराते हैं या क्वेश्चनायर के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, विभिन्न माध्यमों से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका प्रयोग अगर हम एक शोधार्थी के रूप में करते हैं तो ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। इसी तरह लाइब्रेरी में जो डेटा अवेलेबल है या कई सारे संस्थान इंस्टीट्यूशंस में जो डेटा अवेलेबल है उनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये सारे डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा के रूप में जाने जाएंगे या काउंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो हमने अंतर समझ लिया, अब दोनों की मूलभूत अवधारणाओं को समझते हैं। प्राइमरी डेटा विश्वसनीयता के मामले में बहुत ही उच्च स्तर का डेटा माना जाता है क्योंकि हमने जिस काम के लिए डेटा चाहिए उसी स्तर पे हमने प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किया है, तो हमारे लिए ये सबसे फिट बैठता है और चूँकि हमने खुद किया है तो इसके विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी डेटा में भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ के लिए चाहिए और जिस रेशियो में चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे काम के लिए बिल्कुल फिट डेटा हमें सेकेंडरी डेटा के रूप में बना बनाया कहीं से मिल जाएगा। और अगर मिल भी जाता है तो उसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करने वाला कोई तथ्य हमारे पास नहीं होता है, हम उसको लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हैं। तो ये सब कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा को लेके। तो हमेशा प्राइमरी डेटा को अव्वल माना जाता है, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे लिमिटेशंस होते हैं। समय का लिमिटेशन होता है, फिनंशियल लिमिटेशंस होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी दूसरे सोर्स पर आश्रित रहना ही पड़ता है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं जिसके कारण से हमें सेकेंडरी डेटा पे भरोसा करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को समझा है। आइए अब हम अगले स्लाइड्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीमार्क्स ये स्टैटिक्स का सबसे बेसिक पॉइंट होता है। जब हम डेटा को समझ जाते हैं तो यहाँ से अब जो हम डेटा यूज़ करते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने मीन मीडियन मोड या सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि डेटा को यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के डेटा आए थे। हमने 3 प्रकार के डेटा को वहाँ यूज़ किया था। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो डेटा हम
सैंपल के रूप में कलेक्ट करते हैं, चाहे प्राइमरी सोर्स से हो या सेकेंडरी सोर्स से, अगर वो रैंडम वे में आ रहा है, बहुत ही छोटा सा पॉपुलेशन है, तो हम उसे इंडिपेंडेंट सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में सेटअप कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डेटा काफ़ी बड़ा होता है तो हम उन्हें एक रेंज में, क्लास इंटरवल में डालते हैं और ये कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इन डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट प्रिपेयर किया जा सकता है और इसको टेलीमार्क के थ्रू हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए एक डेटा को हम लेते हैं जिसका हम लोग टेलीमार्क्स शो करेंगे। मान लेते हैं कि हमने 20 बच्चों का एक टेस्ट लिया है, 5 मार्क्स का टेस्ट है, 20 बच्चे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गया हमारे लिए 20 और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 5 मार्क्स है। अब इन 5 मार्क्स में से 20 बच्चों का जो प्रदर्शन है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार यह एक अव्यवस्थित डेटा है या रैंडम डेटा है जिसे हमें अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो हम यहाँ से क्या देख पाते हैं कि यहाँ 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है और सबकी कुछ संख्या है कि 1 का 4 टाइम्स हम देख पा रहे हैं, 2 को हम 3 टाइम्स देख पा रहे हैं, 4 को हम 6 टाइम्स देख पा रहे हैं, इसी तरीके से और भी कई सारे। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होता है मार्क्स। तो मार्क्स हमारे पास क्या क्या शो हो रहा है, 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया और उसे काउंट करते हुए हम अपने फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं। तो 1 को 4 बार लिखा गया, हमने 4 टाइम लिख दिया, 2 को 3 बार, 3 को 5 टाइम्स, 4 को 6 टाइम्स और 5 को 2 टाइम्स। जब हमने टोटल इसको सम किया तो n इक्वल टू 20 आया, यानी कि हमने सही सही डेटा को लिख लिया है। अब हम इसके लिए टेलीमार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 के लिए टेलीमार्क्स के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, खड़ी लाइनें यूज़ की जाती है टेलीमार्क्स के लिए। उसका एक लिमिटेशन ये है कि आप 4 लाइन तक खड़ी लाइन देंगे और अगर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 लाइनों को बीच से कट कर देंगे। जैसे कि हमने तीसरे में किया है कि 3 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 5 है, तो हमने 4 खड़ी लाइनें दी हैं और फिर उसको ऊपर से तिरछा में काट दिया है। ये एक सेट होता है और अगर 5 के बाद फिर 6 रिप्रेजेंट करना पड़े तो फिर आप 5 तक का एक सेट बनाएंगे, फिर एक नया सेट बनेगा। तो इसी तरह के 5-5 के सेट बनाए जाते हैं टेलीमार्क्स में। टेलीमार्क्स में सिर्फ हम इसी प्रकार के सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं खड़ी लाइनों के रूप में। एक टेलीमार्क्स दिखाना हो तो एक लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन, 5 के लिए 4 लाइन को कट करते हैं और अगर इससे आगे है तो फिर नया टेबल स्टार्ट होता है। मान लो 6 है तो 5 को पूरा करने के बाद फिर अगला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर हम इसको कट करेंगे। इस प्रकार हम अपने एक रैंडम डेटा को अरेंज करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का निर्माण करते हैं। क्या फ़ायदा है इससे? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और टेलीमार्क्स जो होता है ये दोनों काउंटिंग की जाती है और इससे हमारे डेटा को अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या कोई डेटा अगर मिसिंग है तो हम इसके थ्रू से कन्फर्मेशन पा जाते हैं और फिर से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स में डेटा का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी है। सबसे पहले हमने सीखा कि हमारे पास सोर्सेस ऑफ डेटा क्या होता है और डेटा के टाइप क्या होते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि टेलीमार्क्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अरेंज किया जाता है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।